पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में हैं। तमाम प्रशासनिक फेरबदलों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी अब तेज होने लगी हैं और इससे पहले सीएम चन्नी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू राज्य की नई कैबिनेट के चयन के लिए दिल्ली आला कमान से राय मशविरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चन्नी की कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले विधायकों की सूची तैयारी करते समय कैप्टन समर्थक या विरोधी को भी ध्यान में रखा जाएगा और इससे पहले कैप्टन के इस्तीफे के बाद विधायक दल के नए नेता का चयन और फिर 2 डिप्टी सीएम चुनने समय पार्टी के भीतर जो खींचतान उभर कर सामने आई, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कैप्टन मंत्रिमंडल में कम से कम 6 नेताओं की छुट्टी होगी और सिद्धू खेमे में शामिल रहे 6 अन्य विधायकों को मंत्री की कुर्सी मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू कैप्टन विवाद के दौरान राज्य के जिन मंत्रियों ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोला था वह सबसे पहले निशाने पर हैं। इनमें पहला नाम ब्रह्म मोहिंद्रा का है और जिन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी सिद्धू ने कड़ी आपत्ति जताते हुए शपथ ग्रहण के 1 घंटे पहले उनका चयन रद्द करा दिया था। और वहीं मंत्रिमंडल में नए चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि चन्नी के सिपाही सलारों के साथ ही नवजोत सिद्धू सबसे पहले परगट सिंह के मंत्री पद पर ताजपोशी चाहते हैं, क्योंकि परगट बीते 4.5 साल के दौरान उनके सबसे करीबी रहे हैं और हर मौके पर उन्होंने सिद्धू का साथ दिया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में लोकप्रिय नेताओं को शामिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के सर्वे को ध्यान में रखा जाएगा और बताया जा रहा है कि इसके चलते मंत्रिमंडल के गठन में थोड़ी देरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने पहले ही सभी विधायकों का सर्वे करा लिया था और वे अब यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उन्हें विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए जो लोकप्रिय हैं और दागी नहीं हैं, क्योंकि पार्टी कैबिनेट मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। और इसी बीच अमरगढ़ के विधायक सुरजीत धीमान ने मंगलवार को एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर पार्टी मंत्रिमंडल में कम से कम 2 पिछड़े वर्ग के नेताओं का नाम शामिल नहीं करती तो वो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में हैं। तमाम प्रशासनिक फेरबदलों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज होने लगी हैं और इससे पहले सीएम चन्नी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू राज्य की नई कैबिनेट के चयन के लिए दिल्ली आला कमान से राय मशविरा कर चुके हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि पंजाब की राजनीति में क्या उठापटक है। चन्नी के सिपाही सलाहकार परगट सिंह पंजाब में नई कैबिनेट की कवायद तेज हो गई है, उसमें शामिल हो सकते हैं। राजा वड़िंग का भी नाम सामने आ रहा है। तो पंजाब में नए कैबिनेट को लेकर के अब लगातार प्रक्रिया चालू है। कुलजीत नागरा का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है, कवायद लगाई जा रही है, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। संगत सिंह गिलजिया का भी नाम सामने आ रहा है जो कि सिपाही सलार चन्नी के माने जाते हैं और गुरकीरत कोटली का भी इस नाम में, इस लिस्ट में नाम शामिल है। तो पंजाब में नई कैबिनेट को लेकर के अब लगातार सलाह मशविरा जारी है। राजिंदर बेरी का भी इस सिपाही सलार की लिस्ट में नाम आता है। चन्नी के सिपाही सलार ये बताए जाते हैं। ब्रह्म मोहिंद्रा का डिप्टी सीएम पद से आखिरी वक्त में पत्ता कटा है। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धू को कहीं ना कहीं इसका कारण माना जाता है। ब्रह्म मोहिंद्रा को कैप्टन का करीबी होने की सजा मिली है, ऐसा भी कहा जाता है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है। ब्रह्म मोहिंद्र पंजाब कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पत्ता कटा वो उसकी वजह सिद्धू है। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर मिलने से किया था इनकार। तो अमरिंदर सिंह से सारे मसले सुलझ लेने तक मिलने से मना कर दिया गया था और शायद यही वजह है कि जो पत्ता कटा डिप्टी सीएम से। और किसका लगेगा नंबर, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मुस्कान सीधे जुड़ चुकी है हमारे साथ। और मुस्कान, जिस तरीके से अब कैबिनेट विस्तार को लेकर के अटकलें अब तेज हो गई हैं और लगातार जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है कि और किन नामों पर मुहर लग सकती है?
योगेश, देखिए, ये किन नामों पर मुहर लग सकती है ये तो अभी साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये साफ है कि कैबिनेट विस्तार अगर होने जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो सीधे तौर पर आला कमान के लिए ये चुनौती से कम नहीं होगा। चुनौती इसलिए क्योंकि अब उनके सामने एक तरह से तीन तीन गुट बनते नजर आ रहे हैं। सिद्धू गुट हो गया, कैप्टन गुट, और अब चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी अपने कुछ करीबियों को चाहते हैं कि सीधे तौर पर उनको भी मंत्रिमंडल में बिठाया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आला कमान इन तमाम चीजों को हैंडल कैसे करेगा, ये सब चीजें देखने की बात है। क्योंकि कैप्टन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी हमने देखा उनके पोस्टर भी उतारे गए हैं, इसके बाद ये भी चुनौती बनने जा रही है। लेकिन अगर सिलसिलेवार तरीके से समझें तो सबसे पहले कैप्टन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी जगह किस तरीके से बना के रखे, क्योंकि कैप्टन के मन में शुरुआत से ही नाराजगी चलती आ रही है और इसी नाराजगी की वजह से कैप्टन ने सीधे तौर पर अपना इस्तीफा दिया। कल ही उन्होंने बयान दिया था कि राहुल और प्रियंका उनके बच्चों की तरह हैं और सोनिया गांधी अगर उन्हें कहे तो वो पहले ही पद छोड़ देते। लेकिन उन्होंने 3 महीने पहले इस्तीफा देने की कोशिश की थी। उस समय उनको कहा गया था कि मंत्री पद पर आप रहें, सीएम पद पर आप रहें, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बयान उन्होंने दिए, जिसके बाद साफ तौर पर देखा गया कि कांग्रेस में नाराजगी अभी भी बरकरार है और कैप्टन सीधे तौर पर बहुत ज्यादा नाराज कह सकते हैं आला कमान से है। और अब आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि या तो शाम तक होगा या फिर कल तक मंत्रिमंडल पूरे तरीके से इस पर फैसला हो जाएगा कि कौन मंत्रिमंडल में रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब दो अगर लोगों की बात करें, सिद्धू सबसे ज्यादा यहाँ पर पेंच फंसता उनके मंत्रियों पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कई ऐसे मंत्री हैं कैप्टन गुट के भी जिन्होंने सिद्धू के साथ दिया था कैप्टन का इस्तीफा देने में या फिर उनके साथ बगावती सुर रखे थे। अब वो जो तमाम मंत्री हैं या फिर विधायक हैं वो चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले, क्योंकि उन्होंने सिद्धू के साथ आकर कैप्टन पर, अपने ही नेता पर बगावती सुर उनके खिलाफ अख्तियार किए थे। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं ये समझने की बात है कि आखिर किसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्योंकि सिद्धू इनको जगह नहीं मिलने देंगे। सिद्धू इसलिए नहीं मिलने देंगे क्योंकि उनके खुद के भी बहुत सारे जो मंत्री विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है सिद्धू की भी, तो वो चाहेंगे कि वो अपने मंत्रियों को जगह दिलवाएं। सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से कैप्टन में नाराजगी है, उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आला कमान को चाहिए कि वो अब कैप्टन के जो उनके समर्थक है उनको मंत्रिमंडल में जगह दे। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने ये साफ कह दिया है कि उन्होंने अपील की है और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी अपील की है कि जो 70 से ज्यादा उम्र के विधायक है उनको मंत्रिमंडल में जगह ना दी जाए। सबसे अहम बात कि कांग्रेस के जो पूर्व सीएम है कैप्टन, वो खुद ही 80 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, तो उनके तमाम जो समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं इसी उम्र दर्जे के आते हैं। तो सीधे तौर पर उनके जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन पर जो उनके नाम है उस पर मुहर नहीं लग सकती, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे अहम कि आखिर उनकी नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा। बात करें अगर सीएम जो अभी फिलहाल के सीएम बने हैं नवनियुक्त, उन्होंने कहा है कि अगर उम्र का लिहाज रखा जाए तो ज्यादा उम्र के मंत्रियों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो खुद एक युवा है। तो सीधे तौर पर वो चाहते हैं कि युवा मंत्री ही बने, युवा मंत्रिमंडल में वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में युवा आए। तो अगर चाहे वो सिद्धू हो या फिर कैप्टन, दोनों की ही जो समर्थक है वो कुछ उम्र दराज है। तो देखना होगा कि किस तरीके से आज मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और किन चेहरों पर मुहर लगेगी। हालांकि अगर बात करें कैप्टन की नाराजगी की, तो कैप्टन की नाराजगी की अगर बात करें तो सीधे तौर पर उनको साधने की कोशिश तो कर ली गई है आला कमान द्वारा। जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं रंधावा, सीधे तौर पर वो कैप्टन गुट के हैं, सभी जानते हैं, और इसीलिए उनको साधने का प्रयास किया गया है। क्योंकि पंजाब में अगर कैप्टन का देखा जाए तो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का है। कहा जा सकता है कि अगर पंजाब में कांग्रेस है तो वो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर की वजह से है, और उन्हीं की नाराजगी अगर इस तरीके से देखी जाएगी तो शायद आगामी विधानसभा चुनावों में सीधे तौर पर खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी तरीके से अगर कांग्रेस आ भी जाती है सत्ता में तो मंत्रिमंडल पर पेंच फंसा है, और मंत्रिमंडल पर पेंच फंसते ही सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। और साथ ही अगर ये भी बात कर लें कि जिस तरीके से तमाम बातें अभी सामने आई, खुद हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बात कही है कि सिद्धू और चन्नी दोनों के नाम पर आगे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस दो नाव में पांव रखती है तो आखिर उस नैया को पार कैसे लगाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और अब सिद्धू के नाम पर, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर भी बगावत शुरू हो गई है। और इसी वजह से सुनील जाखड़ जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी मिले हैं हाईकमान से। तमाम अगर चीजें देखें तो सीधे तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब टूट की कगार पर नजर आ रही है पंजाब में। देखना सबसे अहम ये होगा कि ये टूट को अगर कांग्रेस संभाल पाती है तो विधानसभा चुनावों में शायद वो निकल जाए, शायद विधानसभा चुनाव पार कर ले। लेकिन अगर नहीं तो बाकी के जो दो विकल्प है, विकल्प हमेशा से ही शिरोमणि अकाली दल को देखा जाता है पंजाब में कांग्रेस का, लेकिन अभी उनमें भी किसानों के साथ कुछ ना कुछ मतभेद चला। अभी हमने देखा
देखा उनके जिस तरीके से एक वीडियो का जो विवाद चला है, जब प्रदर्शन कर रहे थे, जब किसानों को 10 साल पूरे हुए थे, माफ कीजिएगा 10 महीने पूरे हुए थे, तो शिरोमणि अकाली दल ने प्रदर्शन किया था। उसमें शिरोमणि अकाली दल ने किसानों पर आरोप लगाया था कि संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लोगों ने वहां पर शिरोमणि अकाली दल की कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की और इसकी वीडियो भी सामने आई। जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर करार दिया था, इसको साफ गलत करार दिया था और उन्होंने भी कुछ सबूत दिखाए थे। मुस्कान, जिस तरीके से आप ये पूरा गणित बता रही हैं, किसानों का मुद्दा तो बहुत ही गरमाएगा, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है उसमें ये माना जा रहा है कि एक दलित सीएम देने के बाद पंजाब में अब कैबिनेट में कहीं ना कहीं युवाओं की भागीदारी जो होगी वो बढ़ चढ़ करके होगी, क्योंकि युवाओं के जरिए कहीं ना कहीं जैसे अब पंजाब में एक फेस दे दिया गया और ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि दलित चेहरा लाया गया है मुख्यमंत्री के लिए और बड़ी अपनी पीठ थपथपाई गई है। तो ऐसे में ये लगता है कि अब कैबिनेट विस्तार के जरिए, कैबिनेट में जो शपथ दिलाई जाएगी उसके जरिए क्षेत्रीय और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल योगेश, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए सीएम अगर दलित रखा है तो सीधे तौर पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश तो यहीं से शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के सामने दो चुनौती है, विधानसभा चुनावों के लिए जातीय समीकरण साधना और दूसरी चुनौती कि अपनी खुद की पार्टी को बचाने के लिए जातीय समीकरण या फिर सियासी समीकरण साधने की जो चुनौती है वो कांग्रेस आलाकमान के सामने है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो विचार शुरू हुए या फिर दावे अन्य पार्टियों के शुरू हुए थे, विपक्षी पार्टियों के पंजाब में शुरू हुए थे। बीजेपी ने एक दावा किया था कि अगर हमारी सरकार पंजाब में आती है तो हम दलित नेता देंगे, आपको दलित सीएम देंगे। उस जो दावा था उसकी काट के लिए ये सीएम बदलेगा यहाँ पर और कांग्रेस आलाकमान ने दलित सीएम को बनाया। वो सीएम जिसका पहले कोई वर्चस्व कह सकते हैं नहीं था, हालांकि मंत्री वो थे लेकिन इतना बड़ा चेहरा वो पंजाब में नहीं थे जितना बड़ा कैप्टन थे। तो नए चेहरे को जगह दी गई, युवा चेहरे को जगह दी गई और सबसे बड़ी बात अब मंत्रिमंडल में भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सियासी समीकरण साधा कैसे जाएगा। वही उम्र की अगर बात करें तो खुद वापस एक बार फिर से वही बात निकलकर सामने आती है कि दोनों ही जो समर्थक है वो कुछ उम्र दराज हैं। तो उम्र दराज समर्थक अगर हटाए जाते हैं तो एक बार फिर से चुनौतियां सामने आएंगी, क्योंकि दोनों ही सिद्धू हो चाहे कैप्टन, दोनों के ही समर्थक उम्र दराज होंगे और अगर उन दोनों को हटाया जाता है उनके समर्थकों को तो सिद्धू खुद यहाँ पर विरोध शुरू करेंगे और कैप्टन तो वैसे ही नाराज चल रहे हैं। तो टूट तो फिर से देखने को मिलेगी। इसीलिए चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस आलाकमान के सामने है, तभी इतनी माथापच्ची हो रही है। देखिए समझिए कि इतना समय हो गया है कि विस्तार मंत्रिमंडल का नहीं हो पाया है। अब अगर विस्तार होता है तो सबसे ज्यादा अहम बात है कि किनको जगह दी जाती है। सियासी समीकरण तो साधे जाएंगे ही, जातीय समीकरण साधे जाएंगे, ये भी सबसे अहम बात आपने कही। लेकिन अब अगर सीएम की ही तर्ज पर देखिए तो वो खुद चाहते हैं कि युवा चेहरे सामने आए, तो वो सीधे तौर पर चाह रहे हैं कि उनके समर्थक सामने आए, क्योंकि जो उम्रदराज होंगे तो उनके समर्थक भी उम्रदराज होंगे और जब सीएम खुद अब युवा है तो उनके भी जो समर्थक है वो युवा होंगे। सीधे तौर पर अगर इस बयान को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि कुछ उनके समर्थक जो हैं वो अब आगे मंत्रिमंडल में आए। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान किसको साधने का प्रयास करेगा। जातीय समीकरण तो साधने का प्रयास कर चुकी है, बीजेपी को काट दे दी है, बीजेपी के वायदे को दलित समुदाय के लिए जो उन्होंने कहा था कि दलित नेता सीएम देंगे तो उसकी काट तो दे दी है। लेकिन बिजली बिल की काट भी देखिए, जिस तरीके से सीएम ने खुद बातचीत कही थी। किसान आंदोलन जो है वो भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती इसी मंत्रिमंडल में बन सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व सीएम है उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको प्रदर्शन करना है किसानों को तो आप या तो हरियाणा जाएं या दिल्ली जाएं, यहाँ पर प्रदर्शन ना करें। उसको सीधे तौर पर किसानों ने किस तरीके से लिया था ये हम सब वाकिफ हैं, किस तरीके से किसान उस पर भड़क गए थे ये कह सकते हैं। किसानों ने सीधे तौर पर तमाम रैलियों के लिए भी मना कर दिया है, पंजाब में कोई रैलियां आप नहीं करेंगे इसके लिए भी मना कर दिया है। कहीं ना कहीं किसानों को साधने का भी प्रयास होगा, क्योंकि देखिए अगर मात्र 3.5 महीने पहले चुनावों से विस्तार किया गया है मंत्रिमंडल का या फिर नए सीएम बनाए गए हैं तो सीधे तौर पर चुनौतियां तो है कांग्रेस के सामने। उनको अपने तमाम जो गतिविधियां हैं, अपनी तमाम उपलब्धियां हैं, उनको जनता को एक बार फिर से गिनवाना पड़ेगा। बात कह रही हैं आप मुस्कान, पूरी कोशिश की जाएगी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कांग्रेस के द्वारा। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि परमिंदर सिंह पिंकी ने भी सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है और जिस पत्र में ये कहा गया है कि कैबिनेट में 75 पार उम्र वाले नेताओं को शामिल नहीं किए जाने की मांग की है उन्होंने इस पत्र के जरिए। और 75 प्लस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके करीबी 7 बार के विधायक ब्रह्म महिंद्रा आते हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए जिस तरह से पंजाब के नेतृत्व में परिवर्तन किया है और उसी लिहाज से मंत्रिमंडल का गठन करने की पूरी रणनीति अब कांग्रेस की तरफ से की जाएगी और ऐसा माना जा रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से कैप्टन के जो करीबी हैं
उनको कुर्सी बचाने की अब पूरी कोशिश वो लोग करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह धड़े से ताल्लुक रखने वाले मंत्री भी अपनी कुर्सी बचाने में अब लगातार नजर आ रहे हैं, जुटे हुए हैं। और इनमें जो नाम का अगर जिक्र किया जाए तो विजय इंदर सिंगला, ब्रह्म महिंद्रा और 2 पूर्व महिला मंत्री, उनका नाम का अगर जिक्र किया जाए तो रजिया सुल्ताना और अरुणा चौधरी के नाम खास हैं। और सूत्रों के मुताबिक तो विजय इंदर सिंगला और रजिया सुल्ताना की कुर्सी बच सकती है। पूर्व मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा शिवपुर घड़े से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए इनकी कुर्सी को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। जबकि रजिया सुल्ताना के पति और पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ खुलकर मुखर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी कैप्टन के खेमे के मंत्री हैं वो अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं सिद्धू के जो करीबी हैं उनको खास तवज्जो दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले विधायक चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है और इसलिए अन्य दलित विधायक अरुणा चौधरी और राजकुमार वेरका आदि कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों के नाम पर मुहर लगने के बाद असली रस्साकसी अब विभागों को लेकर के भी मचेगी आगे, क्योंकि जिस तरीके से बड़े फेरबदल किए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों में मुख्य सचिव को बदल दिया गया और तमाम सारे पहल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही कैप्टन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही चन्नी ने एक्शन मोड में नजर आए हैं और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ आपका तारुफ करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इमरान काजी जी जुड़ चुके हैं, आपका पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी आप ही के पास आएंगे। बड़ी हलचल मची हुई है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपने बदल दिया, अब उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी भी गुटबाजी लगातार जारी है। आपने मुख्यमंत्री भले ही बदल दिया हो लेकिन अभी गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। जो खींचतान थी कांग्रेस के अंदर वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि किसको कितनी तवज्जो दी जाएगी मंत्रिमंडल में? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो सरकार चलाने में विश्वास रखती है और ये चाहती है कि समाज के हर वर्ग से सरकार में प्रतिनिधित्व मिले, युवाओं को वरीयता मिले और जो अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनका अनुभव हमारे साथ बना रहे। तो इस तरह से जो है मिला के हम एक मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सारे लोगों का जो सरकार में महत्वपूर्ण सहयोग दिए हैं या सरकार चलाने में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है या आने वाले समय में जो लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, उन सारे लोगों को वरीयता दी जाएगी, तवज्जो दिया जाएगा। तो यह सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में हमेशा से लड़ाई लड़ी है, चाहे वह 3 कृषि काले कानून हो, चाहे जो भी धरना प्रदर्शन हो, वहाँ पे हमारे नेता जो पहुंच रहे हैं वहाँ पे किसानों का साथ दे रहे हैं। तो पंजाब जो है एक बहुत बड़ा किसानों का जहाँ समूह है, जहाँ पे कृषि उत्पादक राज्य है और जहाँ पे किसान जो उत्पादन करते हैं वो पूरे देश में उनका सप्लाई होता है और उनके हक के लिए लड़ना और उनके साथ खड़े रहना ये कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। तो कहीं न कहीं समाज में किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे जो भी वर्ग हो, उनके साथ किसान वहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और वहाँ पे किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, समीकरण साधते हुए और दरअसल किसानों के मुद्दों को लेकर के भी चलेंगे। किसान जिस तरीके से आंदोलनरत है। खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा नजर आ रहा है जिस तरीके से कांग्रेस में ये खींचतान मची हुई है और अभी तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? कैबिनेट विस्तार को लेकर के अभी फिर जिस तरीके से जो नाम कटेंगे, नए नए चेहरे आएंगे, उसमें भी अभी जाहिर है कि एक धड़ा नाराज होगा तो दूसरा धड़ा फिर और खुशी से फूले नहीं समाएगा। देखिए, कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी सत्ता संघर्ष के लिए जानी जाती है,
ये तो हमेशा उनके यहाँ पे रहा है। वो राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब में इससे भी ज्यादा है। पंजाब में देश विरोधी बड़ी साजिश की जा रही है। एक ऐसे व्यक्ति को प्रमोट किया जा रहा है जो भाजपा का दोस्त है, जो इमरान खान का दोस्त है, और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी क्या कहते हैं कि वो तो उनके पंजाबी भाई हैं, मतलब पाकिस्तानी पंजाबी भाई हैं। अगर वो पंजाबी भाई हैं तो क्यों हमारे खिलाफ वो आतंकवाद फैला रहे हैं, क्यों वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अगर इनके इतने ही प्रिय भाई हैं तो उनको समझाएं और उनको बोले कि भारत विरोधी गतिविधि नहीं करें, बल्कि ये कहने की बजाय कि उनके इमरान खान और भाजपा के साथ संबंध है और हम नजर रखेंगे कि कोई देश विरोधी गतिविधि ना हो, बल्कि वो बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए एक जो देश प्रेमी मुख्यमंत्री है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया और 9.5 साल कांग्रेस को एज सीएम दिए, उनको भी इन्होंने पूरी तरीके से बेइज्जत करके निकाला, बाहर किया, पूरे पंजाब को बेइज्जत किया। उसके साथ साथ अभी जो नए सीएम बनाए हैं उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको भी अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। और सुपर सीएम के तौर पे सिद्धू वहां पे काम करने वाले हैं और सुपर सीएम के तौर पे वो वहां पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान सीएम है उनका जो समाज है उसको भी ये अपमानित कर रहे हैं और लाए 2-3 महीने की भाई इनको वोट मिल जाए SC/ST समाज से, लेकिन किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। अगर सीएम बनाया है तो मान सम्मान दो, उनको फैसला करने का अधिकार दो कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना। फैसला कौन ले रहे हैं? सिद्धू ले रहे हैं। अब आपको कैप्टन साहब बहुत रास आने लगे, अब आपको उनके तकलीफ की बहुत चिंता होने लगी। आप ये चीज तो कह रहे हैं, क्या आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से कैप्टन साहब के संबंध का जो आरोप लगाया गया था, पहले भी लग चुका है एक बार, और वो पाकिस्तान के डिफेंस जर्नलिस्ट आरुषा आलम के साथ क्या उनके संबंध थे? आपको नहीं पता क्या? आपने कभी आवाज उठाई क्या? ठीक है, आएंगे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये भी एक बार पहले ये सुर्खियों में आया था एक प्रकरण, ठीक है, याद दिला, केवल मैंने याद दिलाया है आपको। इमरान काजी जी आपके पास आएंगे। पंजाब में लगातार पैठ जमाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, और अब तो उसके लिए मुझे लगता है कि बेहद ये शानदार मौका है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ऑलरेडी पहले से अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थी पंजाब में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर और सुनहरा मौका देख रहे हैं आप। देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अपने जो दिल्ली मॉडल रहा है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमने अपने किए हैं, उस मॉडल के सहारे सिर्फ पंजाब ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनी पैठ कमाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उसमें कामयाबी भी मिल रही है। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की रही और पंजाब का जो दृष्टिकोण हम देख रहे हैं, जो पंजाब के हालात देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये दरअसल कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। और जब भी कोई दल, कोई संगठन कमजोर होता है, जब उसका वजूद खत्म होने की तरफ बढ़ता है, तो इस तरह के हालात पनपते हैं। वर्तमान समय में चाहे देश की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, और चाहे देश के किसी भी हिस्से की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी की जो पहचान है वो अपने विधायक बेचने के रूप में है। कांग्रेस पार्टी की अगर पहचान है तो एक ऐसी कमजोर पार्टी के रूप में है कि जिसे अगर जनता जिता भी दे तब भी वो अपने विधायकों को नहीं बचा पाती, तब भी वो सरकार नहीं बना पाती। यहां तक कि अगर बहुमत की सरकार पंजाब के अंदर बन जाए तो आपसी नेता लड़ के कांग्रेस को खत्म करने का काम करते हैं। कुल मिला के कांग्रेस के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज के समय में देश के अंदर कांग्रेस पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी अब वेंटिलेटर पे आ गई है। कांग्रेस पार्टी ना तो इस देश को, ना तो किसी प्रदेश को कोई भविष्य दे सकती है, और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य अब हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं पर बचा हुआ है। ना तो देश की जनता को अब कांग्रेस से कोई उम्मीद है, और ना ही कांग्रेस को अपने आप में इतना आत्मविश्वास है कि वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक के बाद एक देखा कि अगर जनता ने इनको मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जिता भी दिया तो इन्होंने पूरी की पूरी सरकार बेच दी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। गोवा में हमने देखा, मणिपुर में हमने देखा, और स्थानों पे हमने देखा कि जनता ने तो इनके विधायकों को जिताकर भेजा, लेकिन इन्होंने अपने विधायक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बेच दिए। तो जिस पार्टी ने विधायकों की सेल लगा रखी हो, जो पार्टी अपनी सरकार बेच दे रही हो, अपने विधायक बेच दे रही हो, जो पार्टी अपने अंदर की लड़ाई को न खत्म कर पा रही हो, वो देश को कोई भविष्य नहीं दे सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अब मरणासन्न है और अब खत्म होने के कगार पर है। रत्नाकर जी, ये बड़ा आरोप लगाया गया है आप पर, आपके द्वारा और आप पर ही,
कि जिस तरीके से ये कहा गया कि आप विधायकों को तैयार करते हैं, विधायक बनाते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ही बेच देते हैं। अभी तक तो आरोप आप ये लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त का काम करती है। अब आपने तो ये आरोप लगाया है कि आप खुद दरअसल बेच देते हैं, विधायक बनाते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। दूसरी बात कि आपको बूढ़ी, यानी कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है, तो बूढ़े लोगों को तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, यानी अब वो कुछ करेंगे नहीं, केवल देखरेख का काम कर सकते हैं बस। शायद इमरान भाई को यह पता नहीं है कि अभी भी कांग्रेस जो है वह पूरे देश में अगर देखें तो 20% हमारे जो है फिक्स वोटर हैं, और ऊपर जो 10% के जो है उसी में हेर फेर होता है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। और रही बात आपके, तो इनका सिर्फ दिल्ली जैसे ही एक छोटे से राज्य में इनका वजूद है। अगर देश की राजनीति में किस तरह से पटकनी खाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से इन लोगों का कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। बाकी प्रदेशों का भी वही हाल है। तो ये पहले अपने वजूद के बारे में बात करें। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर और इतनी बिकाऊ पार्टी नहीं है। 70 साल में हमने क्या किया है और हम किस तरह से मजबूती के साथ आज भी अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं खेमचंद जी ने बच्चों उठाए थे, मैं उनको ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। खेमचंद जी ने कहा कि जो है हमारे सिद्धू जी पाकिस्तान के लोगों के दोस्त हैं और वहाँ पे जो है खतरा बना हुआ है लोकतंत्र का। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ खेमचंद जी को कि ये किसी से मिलने से, अगर किसी के गले मिलने से, कहीं कोई अगर कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है या फिर सेनाध्यक्ष होता है, किसी को बुलाता है और उनके साथ जाके अगर मिलता है, उनके साथ अगर कुर्सी शेयर करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना जमीन बेच लिया, अपने देश के प्रति उसकी भावना गलत हो गई और वो पाकिस्तान परस्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता है। आप नरेंद्र मोदी जी की ही का उदाहरण ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अहमदाबाद में चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जो झूला झूले और कितनी बार उन्होंने चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ झूला झूला, लेकिन फिर भी चीन हमारे सीमा में घुस के हमारे ही लोगों को, हमारे सैनिकों को मारता है और हमारी जमीनों पे कब्जा कर लेता है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। यही नरेंद्र मोदी जी है जो नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए जाते हैं। मुझे 5 मिनट दीजिएगा, थोड़ा मैं सारी बातों को कंप्लीट कर लूं जो इन लोगों ने सामने रखी। देखिए, खेमचंद जी जो कह रहे हैं कि किसी के मिलने से वह पाकिस्तान परस्त हो जाता है, किसी से कोई निमंत्रण में कहीं जाने पे वह अपने भारतीयता को भूल जाता है, अपने देश धर्म को भूल जाता है, तो ये सब बातें बेमानी हैं और इसका कोई इस संदर्भ में जो है लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की बातें होती तो प्रधानमंत्री जो है चीन के राष्ट्राध्यक्ष से कईयों बार मिले, उनके साथ अहमदाबाद में झूला झूले, हाँ, उनके साथ कई मीटिंग किए, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? उसका हश्र ये हुआ कि चीन हमारे देश, हमारी सीमा के अंदर घुस जाता है, हमारे सैनिकों को मार देता है। अगर अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ चले जाते हैं बिना बुलाए, उसका हश्र क्या होता है? उरी और पठानकोट जैसे हमले होते हैं। तो यह किसी के मिलने से और कोई कार्यक्रम में शामिल होने से उसको पाकिस्तान परस्त कह देना, यह बिल्कुल गलत है। ये अपने पहले गिरेबान में झांक कर देखेंगे किस तरह से चीजें हो रही हैं। रही बात दूसरी, मैं इनकी बात ये कहना चाहता हूँ, नहीं रत्नाकर सिंह जी, एक सेकंड सुन लीजिए। दरअसल ये बीजेपी केवल आरोप नहीं लगा रही ना, ये तो आपके नेता खुद आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ये बड़े आरोप लगाए हैं। ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं। बीजेपी ने तो उस मुद्दे को पकड़ लिया, उस बॉल को जो फेंकी गई उसको कैच कर लिया उसने। पेट में दर्द बीजेपी को होता है। अगर कहीं ये हमारे घर में अगर कोई, देखिए क्या है, हमारे पहले भी मैंने आपको बोला कि हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इस लोकतांत्रिक पार्टी में कहीं भी किसी को अपने विचारों को रखने की पूरी छूट होती है और अपने विचारों को रख सकता है। तो अगर कोई अपने विचार रखता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के भाई लोग जो है उसको पकड़ के इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये अपने राज्यों में देखते नहीं है। अभी ये बात कर रहे थे सुपर सीएम की, सुपर सीएम अगर सिद्धू होंगे तो कैसे होंगे, ये खाली इन्होंने आरोप लगा दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर देखिए तो गुजरात में ही ये पूरा